पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पूरा वफाक को, सारे इदारों को, सारे सियासी जमातों को साथ लेके चल सकते हैं। खुदा न खास्ता नून लीग का हुकूमत बनता है तो वो अपना इंतकाम की सियासत, अपनी जाती वफाद की सियासत के चक्कर में मेरा मुल्क और मेरा अवाम को नुकसान पहुँचाएंगे। चांद से कोई वोट पे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे ड्रामा करें। तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दूंगा आपके प्रोग्राम की वसात से, ये उन लोगों को टिकट से जो 9 मई में मुलव्वस नहीं थे, तो इनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। हम चाहते हैं कि बल्ला बैलेट पेपर पे मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान। निशान बचाने के लिए नए चेयरमैन तो मुंतखब कर लिए, अब जिस तरह से इंतखाब हुआ उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो तरीकाकार अपनाया गया वो शफाफ नहीं था और अब तो बात तानों तक आ गई है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब अपनी ट्वीट में ये फरमाते हैं कि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन 2008 से 2022 तक 14 साल आसिफ जरदारी के उनके कायद रहे। 2022 में पीटीआई में आए, 1 साल के अंदर इमरान खान को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी और अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों और वर्करों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मुकाम है या डूब मरने का मुकाम है, कोई गैरत का हो। नीचे वो एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का नीचे उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और मेंबर कौमी असम्बली के लिए उनका वो तीर का निशान नीचे नजर आ रहा है जो उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। बहरहाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम तर एक्सरसाइज के बाद अपना बल्ले का निशान बचा पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद है और चैलेंज करने का तहिया भी कर लिया है बहुत से लोगों ने। लेकिन जहां बात आ जाए सिलेक्शन की, मतलब जैसे मैं देख रहा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने रिसेंटली जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बड़ा ही अर्थी से आरी था। वो क्या फरमा रही थी, जरा सुनिएगा। मैंने डिक्टेटेड सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन पर जो नजर आएगा वो लिस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस साल के इलेक्शन थे 2023 के, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस लिस्ट के जितनी भी शख्सियात हैं, यानी जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अनअपोज्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आती हैं, उसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा खुद, अताउल्लाह तारड़ साहब, एहसन इकबाल साहब, जितनी भी शख्सियात हैं वो आपको नजर आएंगे कि अनअपोज्ड इस इंतखाब के अंदर आए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को अनअपोज्ड इलेक्ट करवा लिया है तो उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ये बात दिलचस्प है कि हमारी सियासत शायद इन्हीं मुनाफिकतों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन आज सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान रख पाएगी। सवाल ये भी है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त पाबंदी है कि हम इलेक्शंस के खुदा न खास्ता ना होने के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है। लेकिन जब मुल्क के अंदर बहुत सी अहम ओहदों पर विराजमान लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर सवाल तो जन्म लेगा हुजूर। और सवाल मैं नहीं कर रहा, आज ये सवाल खुद ब खुद उठ रहा है जब अहम लोग अपने मनसब पर बैठ के रहे हैं। अब ये बात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कही, दरखास्तें आ जाना, बेशक वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने आए या इलेक्शन कमीशन के सामने आए, और बुनियादी बात ये करना, एक तो अमन अमान, दूसरा ये कि बहुत सी जगहों पर बर्फबारी हो रही है तो शायद वहाँ इलेक्शन इस वक्त मुमकिन नहीं होगा और लोग इस्तदा कर रहे हैं। मानी जाती है या नहीं ये इस्तेकाक, इसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है या मुतलका किसी इदारे ने करना है, या फैसला अगर होना है अगर किसी अदालत के सामने है तो वो किसी हाई कोर्ट ने करना है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत जा किस तरफ रही है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर काजी साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, आपने वक्त दिया। जनाब आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। जनाब एजाज़ सैयद सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के और ज़बरदस्त ख़बरें इनके पास होती हैं और कई दफ़ा तो ख़बरें ऐसी होती हैं कि उनसे भौचाल बर्पा हो जाता है। एजाज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काजी साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बल्ले का निशान और ये सारी कंट्रोवर्सी, अब चले हम वी हैव गॉन पास दैट स्टेज, वो उन्होंने इलेक्शन करवा लिया है। गो कि अब कहीं फुटेज आ रही है जी कि वो ये पहला इलेक्शन था जिसमें कबूल है की आवाज़ें पीछे से आ रही थी। लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस भी हालत में वो खतरा टल गया है कि ये निशान वाली कंट्रोवर्सी, अब तो इलेक्शन हो गया है? खतरा तो यहाँ टलता नहीं है।
भले आप डिवाइड की इस साइड पे बैठे हो या उस साइड पे बैठे हो, बड़ा अनसर्टन सा ये है। इट्स अ शेक्सपियरियन वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं ना, या इनसिक्रूटेबल फोर्सेस एट वर्क होती हैं। मगर मुझे हंसी आई है अभी आपने जो बताया ना, ये जो अनअपोज, ये भी मेरे पास भी लिस्ट आई हुई। जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़रा देखें, मैं तो खैर कभी खान साहब का सपोर्टर और वोटर नहीं रहा, और ये उनसे आप बिलमुशाफा भी मेरी गुफ्तगू इस अंदाज में हुई। आप मुझे बताएं कि ये जो लिमिटेड कंपनियां हैं, ये पार्टियां हैं, यानी पाकिस्तान एक ऐसा अजीम शान मुल्क है, मेरा तो बड़ा प्यारा है, कि यार 81 से लेके 4 लीडरों के अलावा लीडर ही नहीं पैदा हुआ यहाँ पे। बड़ी मुश्किल है, कोई दीदावर पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है मुसलमानों के घर पैदा नहीं होता। यानी ये 4 लीडर हमारे पास रह गए हैं, चौथा इमरान खान आ गया किधरों। लो जी, अब इमरान खान आ गया, हूँ की करिए? वही इतना खौफ, तो खुदा का खौफ करो। एक इलेक्शन की मार है इमरान खान ना, उसके पल्ले कख नहीं। कौन है? हमारा सर हमेशा ठीक करेंगे, जहांगीर वो क्या नाम है, शौकत तरीन साहब ठीक करेंगे। वो एक इलेक्शन अगर उन्हें मिल जाता, 1.5 साल मिल जाता, रौला पे है इलेक्शन गलत हो गया। सो कौन सा इलेक्शन जो है, अभी मैं बारी जो थे फेफन वाले 2013 का इलेक्शन निकाले, वो रिपोर्ट जो बाद में इलेक्शन कमीशन ने हटा ली थी। मरी में रजिस्टर्ड वोटर 78% है। लाहौर में मेरे कुलीग और मेरे को होस्ट ने खबर दी कि लाहौर के एक खाली प्लाट पर 400 वोट जो है वो, मतलब वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वोटर है। और वहां पे हमने एक जन्नत का बयार बना लिया है, गोया इमरान खान साहब जन्नत में सियासत फरमाते हैं। ठीक है, बात क्या है? बात यह है कि ये इतने वीक थे, ये इतने नालायक थे कि 35-40 साल बाद, वो भी 3.5 साल की इंतहाई पिटी हुई गवर्नमेंट, उससे भागे हुए हैं। यानी उसमें सबसे जो सबसे डेट्रीमेंटल काम किया वो खान साहब की दौर में, वो कौन सा? ये जो उन्होंने स्टेट बैंक का बिल पास किया, इस पे आज शायद प्रोग्राम होना हो। मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड बाय द स्टेट बैंक, व्हिच इज यू नो, एंड इट इज गॉन आउट इन द वर्ल्ड ना, दुनिया। अब बात ये है कि बात ये नहीं है कि इमरान खान की मोहब्बत है, और ये बड़े नालायक थे, ये इनकी नफरत है जिसका इजहार आज पाकिस्तान की अवाम कर रही है। नहीं, बट ये जो इंतखाब हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरा तो सवाल ये ना कि बल्ले नहीं, वही ना, बल्ले का निशान तो सिक्योर कर लिया पाकिस्तान। नहीं, बल्ले का निशान यहाँ कौन सी अदालत को, मतलब माफी चाहता हूँ, कोई ऐसी बात ना हो, चले काट भी दीजिएगा हजूर। बात ये है, मैं नहीं काटूंगा, मैं गल कर रहे हैं ना, खुली डुली बात है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान, वो कहते हैं नहीं ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। इमरान खान की हमशीरा आगे कहती हैं कि ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, इसलिए ये लंदन प्लान था, और पहले मुझे डिस्क्वालीफाई कराना था, जेल में भिजवाना था, और अब निशान भी हटवाना है। अरे भाई, लाडलों का मुतालबा ये है कि इलेक्शन तब कराओ जब बाहर निकालो इसको। पहले अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा क्या कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं, इसके अलावा भी जो आवाजें उठी हैं 2-4, वो तो रूलिंग क्लास के लोगों के नुमाइंदों में से निकली है ना। बात ये है कि यार इसको तुम इस सिचुएशन को जाके एक इलेक्शन में फेस करो, उसको आप भी ठीक कर। तो आपको लगता है इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से सारी बातें हो रही? भाई, इमरान खान का खौफ है, इनको अपनी अनपॉपुलैरिटी का खौफ है, इनको अपनी नालायकी का खौफ है, ये इनकी कबर्ड्स में बेशुमार स्केल्टन है, उसका खौफ है, उसका खौफ है। अच्छा राना साहब, मुझे बताएं, खुली डुली बात है सर, ये जो पूरी बयान है जी कि इलेक्शन बड़ा घटिया हो गया, इमरान खान ने करवा दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी एक तनकीद कर दी और बड़ी लोडेड अपनी तरफ से उन्होंने एक ट्वीट कर दी। खौफ इमरान खान का है, इसीलिए किसी तरह से बल्ले का निशान भी इमरान खान से छीनना है, ये उनकी हमशीरा ने भी कह दिया, इमरान खान भी लंदन प्लान का हवाला देते रहे। इज दिस द एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड? बात यह है जी कि जब हम बात करते हैं ना जी कि मकाफात अमल है, तो हमारे सारे दोस्त कहते हैं जी कभी तो ठीक होना है। मुझे बताएं, नवाज शरीफ जब जेल में थे, कितने लोग कह रहे थे उसे जेल से सज़ा के बावजूद बाहर निकालो और इलेक्शन लड़ लो। इमरान खान को सज़ा हुई है, वो बाकायदा 5 साल के लिए नाअहल हैं इस वक्त। ठीक, आपके और हमारे इलम में है, वो कोर्ट से करा लें, जिस तरह नवाज शरीफ आज बहाल हुए हैं, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से करा लें, फिर ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ होगा कि वो मुलजिम है तो उसको ज़मानत दें और इलेक्शन लड़ने दें। मतलब ये हम कैसे भूल जाते हैं कि आज से 5-6 साल पहले क्या सहूलतकारी थी। मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता कि जी मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैंने वो तज्जिया करना है जो मुझे सामने नज़र आ रहा है। जो खान साहब ने अपने लिए इखलाकी म्यार बुलंद किया और तमाम पाकिस्तान की पार्टियों को कहा कि ये तो सारे पागल हैं, चोर हैं, डकैत हैं, और एक मैं आ रहा हूँ जो हमालिया की बुलंदी जितना इखलाक के साथ आऊँगा, शफाफियत के साथ आऊँगा और इंसाफ के साथ आऊँगा। जो उन्होंने काजी साहब ने बात कही कि 3.5 साल में 1.5 साल और कर लेते, मतलब मुल्क की तबाही बिल्कुल 16 महीने पे, वो भी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया।
ये कैसा मुल्क है जहां पे एक ऐसे आदमी के पास तजर्बे के लिए मुल्क दे दिया गया, जो कहता था मैं साइकिल पे आऊँगा वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरा। ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि जी आप क्यों गिनवाते हैं। ये सब माजी करीब का हिस्सा है, हम कोई पुरानी बातें नहीं कर रहे आपको। आज ख्वाजा आसिफ कहें और पीपल्स पार्टी कहे, मरियम औरंगजेब कहे, उनके लिए ये बात डूब मरने का है मकाम कि उनके यहाँ कौन से शफाफ इलेक्शन होते हैं। वो तो थे ही नाम, वो हमने लिस्ट दिखा दी ना, वो तो हमने लिस्ट दिखा दी ना कि वहां पर भी ऐसे ही काम होता है ना, मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शन बाय एंड लार्ज हर जमात के अंदर ऐसे ही होते हैं। मैं यही कहने लगा हूँ, इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद अगर अपनी जगह पार्टी का चेयरमैन किसी को बनाते कि ये मेरी पार्टी अपना काम करेगी और मैं वजीर आजम के तौर पे करूंगा, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती। जब नवाज शरीफ पे बुरा वक्त आया तो राजा जफरुल्लाह आ गए, मखदूम जावेद हाशमी आ गए, सरदार याकूब नासिर आ गए, अमीन फ़हीम आ गए, कहीं शेख रशीद आ गए, पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी बनाया, राजा परवेज़ अशरफ बनाया, इन्होंने वाई बनाया, इन्होंने शाहिद खाकान बनाया। ये तो पुराने रिवायती सियासतदान है, इनको तो आप लपेट के रख देना एक ही दफ़ा में। इशू था कि जिसका पहाड़ा पढ़वाया गया, लोगों को बताया गया 2011 से लेके कि ये एक ऐसा इनकलाब ला रहा है पाकिस्तान में जो कभी कोई नहीं लाया। तो ये चीज़ें अगर वो थोड़ी सी भी ठीक कर देते, ये तो दूर दूर तक ना होते, ये बुज़दार और महमूद ना मिलते। पंजाब के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर अच्छे आ जाते, कम से कम इमरान खान साहब की अपनी नाअहलियां वो दूर कर देते। आपके नज़दीक बैरिस्टर गौहर खान साहब की चॉइस ये आउट ऑफ कंपल्शन है? जो खबर आ रही है कि पहली पिक जो थे वो हामिद खान साहब थे, उन्होंने मना किया इसलिए गौहर खान साहब को किया। दूसरा फैक्टर ये बताया जाता है कि वो वकील हैं इसलिए किया, और तीसरा फैक्टर ये कहा जाता है कि शायद एक दफ़ा फिर साबिक खातून अव्वल उनकी रिकमेंडेशन पे गौहर खान साहब को बनाया गया है। देखिए, गौहर खान एक अच्छे आदमी है, मैं हामिद खान पे नहीं जाता। हामिद खान हो ही नहीं सकते इस पार्टी के चेयरमैन, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की भी नहीं सुननी, और ये मुमकिन ही नहीं रहा कि जो बंदा अपनी मर्जी से फैसले कर सकता है वो खान साहब के आगे, जिस तरह बाकी पार्टियों में है। क्योंकि फर्क तो इन्होंने लाना था, बाकी तो है ही वही थाली के चट्टे बट्टे कि उन्हीं की फैमिली में से आएंगे, उन्हीं के लोग आएंगे, मजबूरी में दूसरे आए हैं। तो यहां फर्क लाना था। यहाँ गौहर साहब को ला के, वैसे तो एक अच्छा आदमी है, लेकिन क्या पाबंदी थी? अगर अमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद सूबाई सदर बन सकते हैं तो परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, एक लाइन है पॉलिटिकल लोगों की जो मौजूद हैं, जो इनके बड़े हार्ड लाइनर हैं, और वो पाकिस्तान की सियासत में जेलों के बावजूद नहीं टूटे, कुछ जेलों में हैं। तो इनका काम था ना कि फिर पार्टी उधर दे देते। यहां ढूंढा यही गया जो आप कह रहे हैं कि बेगम साहिबा के नॉमिनी है या किसी के भी हैं, उन्होंने ये समझा कि ये बहुत मेरे साथ ठीक रहेंगे और मेरे से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आके सारी पार्टियों का पलड़ा एक ही जैसा हो गया कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। हमें और आपको ये इम्तियाज ढूंढने में कोई चीज मिलेगी नहीं कि ये सिर्फ इक्तदार लेने के दावे थे, इक्तदार लेते ही वो कहां पहुंचे? बट पावर पॉलिटिक्स में चले गए जो 55 रुपए किलोमीटर पे सफर करता था। बिल्कुल ठीक है, बट पावर मुझे और आपको तो कोई फायदा नहीं मिला उनके उस दौर में भी। बट पावर पॉलिटिक्स में शायद यही एजाज, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक। बट एजाज साहब, आपके नजदीक ये थ्योरी, इसको जरा बताइए कि ये जो फैक्ट उनकी हमशीरा बयान करती हैं कि ये लंदन प्लान था, ये देखें ये उसका हिस्सा था, ये फाइनली ये सब कुछ यही करने जा रहे हैं, क्या वाकई बल्ले का निशान इज़ अ कैच के जी ये तहरीक इंसाफ से लेना है कम वोट में, और अब इंतखाब हो चुका लेकिन इसको भी चैलेंज किया जाएगा, इसको कलअदम करवाया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहने देना। क्या यही ऑब्जेक्टिव है या ये सिर्फ एक बस वो एक सोच है जो इसके बारे में बात की जा रही है? मुनीब भाई, मेरे ख्याल में लीगली तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और मैं आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर खुद इमरान खान साहब बड़ी तनकीद करते रहे और उनकी पूरी ट्रोल ब्रिगेड उन पर तनकीद करती रही, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके चंद साथियों के हवाले से आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि वो इस हक में नहीं है कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो छीना जाए, क्योंकि जो मुझे पता चली हैं बातें वो तो ये हैं कि वो कहते हैं कि इसका कोई कानून ही मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये बात ज़हन से निकाल दें। एट द सेम टाइम अगर कोई कानूनी जवाज़ लेके आता है और गॉड फॉरबिड पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। फिर आप जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाते हैं कि हमने बड़े ट्रांसपेरेंट, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाए हैं, तो वो आप नहीं बता सकेंगे, उसकी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो सरबराह हैं वो जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं
कि ये उनको टारगेट किया जा रहा है, तो वो नैरेटिव और ज़्यादा मजबूत होगा। तो जो आपने कहा ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे ख्याल में किसी जगह पे शायद ये सोच ज़रूर होगी, लेकिन अमली तौर पर वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और एट द सेम टाइम ये बात दुरुस्त है जो कि राणा साहब ने कही है कि ये जो पीटीआई है वो भी बाकी जमातों की तरह हो गई है। लेकिन एक बात, हमें दो बातें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो तनकीद किया या ख्वाजा साहब ने जो तनकीद किया है, वो तनकीद उन पे भी सजती नहीं है। बिल्कुल मसला ये हो गया इस मुल्क में कि यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं मुनीब भाई, वो डेवलप ही नहीं कर पाई कि एक पॉलिटिकल जो पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बन पाए, कि वो पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़े। अगर कोई एक लीडर नहीं है या उसकी अदम मौजूदगी में एक सिस्टम हो, तो अनफॉर्चुनेटली जो फैमिलीज थी नून लीग की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे इमरान खान साहब ने फैमिली इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, लेकिन अपना लॉयलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और जो जिस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर, वो ज़ाती तौर पे एक अच्छा आदमी है। उसकी अगर आप प्रोफाइल देखें, बड़ा अच्छा लॉयर है, बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं ना कि जिस बंदे के साथ खड़ा होता है उसके साथ लॉयल्टी के साथ खड़ा होता है। तो इस पोजीशन के ऊपर अनफॉर्चुनेटली लॉयल्टी देखी जाती है, इस पोजीशन के ऊपर बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी जाती। बाकी अगर चीज़ें देखी जाती तो शायद और भी बहुत सारे लीडर बिल्कुल थे। अच्छा, एक मुख्तसर सा वक्त हम ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आऊँगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि मैं दोबारा कहूँगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुद कहेंगे जी कि इलेक्शंस के अंदर हालात, सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है और वो एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, एक ज़िम्मेदार ओहदे पर है, तो फिर इब्हाम लोगों में वो अपनी गुफ्तगू से पैदा कर रहे हैं, उसका फिर मीडिया कुछ नहीं कर सकता। हम उसके बारे में सवाल ज़रूर कर सकते हैं, और ये कि इस मुल्क में जो हकीकी क़यादत अब सामने क्या आ पाएगी, और क्या जो जिसका ज़िक्र खौफ का ज़िक्र करी, इमरान खान का एक खौफ भी है, और इलेक्शन से शायद डरा भी इसलिए जा रहा है, जो एक तज्जिया किया जाता है कि सारी जमातें इसलिए खाइफ है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ज़ेर अताब होने के बावजूद बहुत बड़ी है। उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काजी साहब ये बताइए कि इमरान खान ज़ेर अताब हैं, साइफर केस बढ़ रहा है, चल रहा है, सब मामलात हैं, एक मुकदमे में वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, उसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन भी है। बट क्या जितनी भी जो जमातें इंतखाबात में जा रही हैं, माइनस पीटीआई, मतलब पीटीआई के अगर साइड पे हम करें, तो क्या इमरान खान का खौफ है जिसकी वजह से एक माहौल है कि इमरान खान की जमात को वो मौके नहीं मिलने चाहिए इलेक्शन के अंदर जो कि बाकी जमातों के पास हो? क्या असूली तौर पर तो ये बात गलत है ना, जिस तरह भी आज़ाद सैयद साहब ने बात की, मौका तो सबको मिलना चाहिए। मगर मैं आपको बात बताऊँ, हर अहद में हर शख्स जो हिस्ट्री में एंटर होता है वो कुछ वो कर पाए ना कर पाए, जो उसने ऐलान या किया हुआ था, वादे किए हुए थे, मगर उसका एक रोल ज़रूर होता है। ये अहद कैसे याद रखा जाएगा खान की वजह से? ये जो छोटे मोटे नकाब थे ना, ये जितनी बातें इमरान खान ने की थी कि मैं ये कर दूंगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब और उनके लीडर भी यही फरमाया करते थे, जिसे हमने माफ़ कर रखा है हर बात, क्योंकि यार पैडन न दफा करो जी, हाँ तू क्यों कीता है भाई, वाई यू। अच्छा, ये कुछ चांद पे रहता है इमरान खान? इसी मारूज में है, इसी इकोनॉमिक कंडीशन में है जहां करोड़ों रुपए और कब्जे के पैसों से इलेक्शन लड़ा जाता है। बट ही सोल्ड दिस ना सर, he kept selling all this narrative. Everybody sold this, सिर्फ कारली भुट्टो सेट के में। But he said मैं चोर नहीं है, चोरन भाई। और ठीक है, हाँ। फिर वही गल हुई ना, हाँ। गल की निकली, हम फिर क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा तू कौन है? कहते जी मैं सैयद हाँ। तेरे नाल कौन है? कहते ये भी मरासी। तो मेरा मतलब अब ये हमारी बहस रहेगी। बहस ये है कि वो उसने एक काम किया, हाँ जी करेंगे, इलेक्ट्रेट फैसला करेगा। यही बात मियां साहब कहते थे ना, अदालतें कौन सी होती है फैसला करने वाली? अगली दफा मेरा फैसला जो है वो अवाम कर देंगे। जियाउल हक साहब इससे आगे हाथ चाहते थे आगे कि भाई मैं तो अल्लाह ताला को जवाब दूं, तो मैं जवाब दे ही नहीं। अब बात यह है कि कुछ लोगों को तो इम्प्यूनिटी है, इन्होंने तो हाथ ही ना लाओ। ये जेल की बात करते हैं, इमरान खान जिस जेल में है और वो जेल इनके करीब से नहीं गुजरी, सिर्फ 4 दिन मुशर्रफ ने रखा था, और बड़े मियाँ साहब कहते थे मैं पिंजरे च कहाँ, और किसी ने कहा जनाब जेल पिंजरे ही होता है। और ये जिस पहले जेल में थे वहाँ दिन में 2 दफा डॉक्टर जाता था, वहाँ पे मेन्यू आता था। मेरे इमरान खान साहब के पास साइकिल है। हाँ जी साइकिल है, वो भी खोलो, कोई गल नहीं। बात यह है, मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता। सवाल ये है रोटी ते इंतजार इतराज हो रहे थे, 12 लाख की साइकिल है, अपने पैसे तो ले गए पर साइकिल तो देती है। चलो साइकिल देती। मैं ये कहता हूँ कि वहां से तो मेन्यू आता था, डेंटिस्ट जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, मुसीबत पे ही होती थी। खान साहब को कहते हैं डॉक्टर मौजूद है वहां पे,
वही जेल में जो होते हैं आमतौर पर डॉक्टर होते हैं, अल्लाह ताला कहीं। नहीं सही साहब, उनको देसी घी के खाने दिए जाते हैं, देसी घी की मुर्गियां दी जाती हैं। मैं कहना सर खोलो, जिम की फैसिलिटी है, मेरी तरफ खोलो। और मेरी बात सुने, आखिरी दफा पता नहीं मैं तो उसी बटन को तो खाता है गिनने में। और मैं कहना जनाब मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखें, मेरा एक प्रॉब्लम पता यही कह के किसी को नहीं मानता और सारी एक की फेवर दे देते हैं हमारे भाई। हम तो पार्टीलेस लोग हो गए ना, हम जो लेफ्ट के पुराने लोग हैं, साड़ी तो पार्टी कोई नहीं, और साड़ियां पार्टियां तो एवं बेचारे चंदे मंगते फिरते हैं इधर उधर। बात ये है कि आपने ले डाउन किए कुछ प्रिंसिपल्स जी। यहां पे आपका जब एक जज कहता है ओए जाकर बार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजादी लेनी हो, तो मैं नहीं दे सकता। क्या आप तुम्हारे पल्ले क्या रहने दिया इसने इमरान खान ने, या इमरान खान की जो एक थोड़ी बहुत जो उसका करिश्मा था कि क्रिकेट का और कोई थोड़ा ये जो भी कहानी थी, उसके बाद जिस तरीके से उसने कपड़े उतारे हैं इस सारे निज़ाम के, यही कंट्रीब्यूशन है उसका। पाकिस्तान के अवाम यही देख रहे को, ऐ लोग सर यार देखें उन पर ओए इसको बाहर निकालो। ये कभी किसी मुल्क में हुआ है कि जनाब इन्हों पहले इलेक्शन जो बाहर करो फिर मैं इलेक्शन लड़ांगा? हु आर यू यार? नहीं बट ये इमरान खान साहब ने भी तो यही किया है ना, और फारिग कराया मियां नवाज शरीफ को, उसके बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा इमरान खान खुद बने। सर जी किसने इमरान खान की औकात क्या थी उसको फारिग करवाने की? मतलब तो इमरान खान ने आपकी करना सजना नवाज शरीफ साहब जब खुद कहते हैं कि मुझे बाजवा ने निकाला, मुझे 5 जजों ने निकाला, तो बाजवा साहब लाए किसको? इमरान खान को। फैज हमीद ये कहते थे फैज हमीद, ओ भाई मुझे नौकरी अगर अलीम खान साहब ने दे दी है तो उन्होंने नहीं लेना सी ना, मैंने और किने ले आना सी? अब मेरा क्या कसूर है उसमें? उन्होंने मुझे नहीं गाले पर बहुत बात आपसे मेरी जरा तो गलती है ना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੰਨੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ठीक है। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ना। इधर तो ऐसे चो की जॉब कोई नहीं छोड़ता। अच्छा तो खान ने क्या मेरे अगले वजीर आजम बना रहे थे, मैं भी आ रहा हूं। मैं एक अखबार में था तो वो उस अखबार पुरानी बात है, वो कहते थे यार तनख्वाह ना दो सिर्फ लेटर दे दो। वाह खान साहब लेटर तो खुश हो गए से, मुझे बना लिया ना वजीर आजम सोसाइटी। बट मैं ये कहता हूँ कि आज ये जो मुसीबत है जी, अब मैं सिर्फ एक बात करके फिक्र खत्म करता हूँ। इस इमरान खान की प्रॉब्लम इस मुल्क की, हाँ, नवाज शरीफ प्रॉब्लम है। यानी मुझे लगता है कि हम माजी के मज़ारों के वो मुजावर हैं जो गुफ्तगू करते हुए जितना कमेंटेरिएट आपका सो कॉल्ड, इमरान खान तो शुरू कर दे, नवाज शरीफ ओए तुम बैंकरप्ट हो चुके हो, इस वक्त पूरा टेक ओवर कर लिया तुम्हें IMF और वर्ल्ड बैंक ने, पूरा स्टेट बैंक उसका मुलाजिम है, और वैसे क्या हो रही है? इज खान दी प्रॉब्लम, खान नवाज शरीफ जरदारी, दे हैव नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल ठीक नहीं, बट राणा साहब मुझे बताएं, चलें आज़ाद सईद साहब हमें मटन पर और देसी कुकड़ पे वो ज़रूर रोशनी डालेंगे। खान साहब जो तनावल फरमा रहे हैं, थोड़ा सा बंदे को जेलसी भी होती है, लेकिन ये फैक्ट बात ये मेरे ख्याल में दिल को लगती है कि इस मुल्क का मसला इमरान खान भी नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत भी नहीं है। मैं और आप तो इस बात पर कह रहे हैं कि भाई इंतखाब होना चाहिए और इबाहम नहीं होना चाहिए किसी मामले में, और जो भी लड़े उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। देखें, जब हम जज्बाती होके थोड़ी सी ये कहें कि जी मेरा किसी से ताल्लुक़ नहीं और मैं सिर्फ 2 लोगों को रगड़ता चला जाऊं और उसकी फेवर एक को खाम मिलती चली जाए तो तासुर ठीक नहीं बनेगा। फिर कमेंट्री में ये आएगा कि आप इमरान को भूलना चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं कि जी वो चलो जी उसने नंगा कर दिया निज़ाम। भाई वो उस निज़ाम का हिस्सा था, इससे लाड प्यार से ज्यादा कोई शख्स वजीर आजम नहीं बना इस मुल्क में। नवाज शरीफ पहली दफा ISI को पीछे हटा के IGI की सदारत लेके वजीर आजम बना था, मुस्तफ़ा जतोई को पीछे हटा के बना था। ये बात आप चेक कर लें, उसकी हर दफा लड़ाई उसका यही ब्लेम रखा ना नवाज शरीफ पे कि जी ये फौजियों से क्यों लड़ता है हर दफा, कि भाई वो जमहूरियत मांगता था, उसको उठा के जेल में डाला। ये हर चीज रिकॉर्ड पे बाजवा साहब की आ चुकी है कि खान साहब क्या क्या फरमाइशें करते थे, ठीक है। उसके बाद चला ही लेते, उनको पैसे ला के दिए, हर मुल्क से ला के दिए बाजवा साहब ने मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत, वो भरते थे नीचे से छन छन के, वो असद उमर साहब भेज रहे थे पैसे, रुकता ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर जितना डॉलर आ रहा था, क्योंकि जवाब में ऐसे ऐसे मईशत दान ढूंढ के लाए थे कि 4-5 तो वज़राए खजाना ढूंढने पड़े इन्हें। असल इशू ये है कि आप फौज को रियलिटी नहीं समझते, उसे तज़हीक का निशाना बना देते हैं। मैं सो कॉल्ड जमहूरियत के लिए नाम ले दूं कि जी जमहूरियत में फौज नहीं होती, और भाई अपना मुल्क चलाना ना, पहले सारे तो बैठ जाओ, रास्ता तो बना लो। आप अगर हर रुकावट को ये कहते हो कि जी मैंने मुल्क तबाह करना है और फौज भी ना आए, रास्ता भी ना आए, मैं बिल्कुल फौज का वकील नहीं हूं।
खुली बात करता हूं, मैं आज भी ये कहता हूं कि ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इसके नाम पे आर्मी चीफ को कोई बंदा महात्मा बनाने की कोशिश मत करे। वो अकेले पहले भी 3-4 दफा नहीं कर सके, वो आइंदा भी नहीं कर सकेंगे। ये मुल्क इस तरह गवर्नेबल है ही नहीं। यहां बहुत कुछ ठीक होने वाला रह गया। यहां टैक्स लगता है मेरे और आप पे। टैक्स, वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहा है कि आप टैक्स की वो रेशो बढ़ाते हैं, टैक्स देने वाले नहीं बढ़ाते, क्योंकि उधर जाते हैं तो मौत पड़ती है। क्योंकि सारे बड़ों पे टैक्स लगता है। अभी अदालत ने वो जो सुपर टैक्स लगा है, वो जो इन बैंकों के ऊपर स्टे मिल गया है। भाई हमें और आपको सीधी सीधी सच्ची बात करनी चाहिए कि हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डाला इस जुर्म में कि पाकिस्तान की तबाही कैसे हो सकती है। हम इसके और उसके चक्कर में ना पड़े। हमें ये बात करनी होगी कि आने वाले इलेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मान लें। मेरे हिसाब किताब में बड़ी रिस्पेक्ट के साथ एजाज सैयद से मुझे बल्ला भी बिलफर्ज नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है वहां पे वो बंदा चिमटा है जिसे आप अकबर ऐसे बाबर कहते हैं, जो इतने साल उसके ऊपर लगा रहा फॉरेन फंडिंग। वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप अदालत को जीरो कर दें, आप एस्टेब्लिशमेंट को जीरो कर दें। अगर ये लड़ाई इसी तरह होनी है तो बल्ला नहीं होना। नहीं, अगर लड़ाई इस तरह होनी है, लेकिन जहां तक बात लड़ाई की एजाज सैयद साहब, अब ये एस्टेब्लिशमेंट को हकीकत जानना, देखिए हकीकत का पता तो सबको होता है। इमरान खान साहब को पता था, वो बेनिफिशरी थे। मियां नवाज शरीफ साहब सियासत के अंदर आए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी के तौर पर आए जब उन्होंने सियासत शुरू की। बट सवाल ये है कि रियलिटी सबको पता है, लेकिन लड़ाइयाँ सब की हुई। मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुई, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन ज़रा मटन के ऊपर और देसी मुर्गे के ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। दिल कर रहा है बड़ा। मुनीब भाई, बात यह है, चूँकि वो आप वो जानना चाह रहे हैं तो मैं इसकी वैसे बात बता दूं। इस वक्त इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में, वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना उनको मिल रही हैं। मैं वैसे रिकॉर्ड के ऊपर बता रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब की मुखालफत में नहीं बता रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। इसकी रिटन रिपोर्ट बाकायदा हाई कोर्ट में जमा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। ये रिकॉर्ड की बात है। 7 के करीब बैरक्स हैं जो खान साहब के लिए उन्होंने खाली करवाई हुई हैं। खान साहब को वर्जिश की वहाँ पर इजाज़त है, वहाँ पे हल्का फुल्का जिम भी है। खान साहब को साइकिल उनकी दी हुई है। खान साहब का खाना उनके घर से आता है। खान साहब को देसी घी में मटन और कढ़ाई और जो चिकन है वो दिया जाता है, फ्रूट दिया जाता है। खान साहब बड़े मज़े में, और खान साहब के जो ये तो उनको फैसिलिटीज़ है ना, किताबें हैं, अखबार हैं, टेलीविज़न के चैनल्स उनको देखने के लिए मिलते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि ये माजी में कभी भी किसी वज़ीर आज़म को ये फैसिलिटी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको 5-7 से ज़्यादा ही टीवी चैनल हैं, वो देख भी सकते हैं। क्या बात। पहले जो वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए थे उनको सिर्फ पीटीवी की इजाज़त थी। अच्छा। तो ये पहले वज़ीर आज़म है जिनको केबल के जो है वो उनकी भी इजाज़त है। तो खान साहब वहाँ पर बड़े मज़े में, और उनके ये भी बता दूं कि उनके मोरल भी जो है वो भी बड़े अप हैं। ये नहीं है कि नहीं, तो मोरल उनका डाउन है। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह ही हो जाए। तो वो सुलह के लिए कोशिशें कर रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ाई करने के लिए नहीं वो को कर रहे हैं। वो जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया, वो खान साहब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें ना, खालिद नईम लोधी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनको पैगाम दिया उन्होंने इमरान खान साहब ने कि मेरी सुलह कराएं और जो गारंटी मांगते हैं मैं दूंगा। तो ये चीज़ें तो हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं जो अपने वकला के जरिए कि मेरी सुलह करवाएं। तो खान साहब कोई ऐसे जिसे कहें ची गुवैरा अगर आप बनाकर पेश करें तो वो नहीं है। वो नहीं है। और मेरे ख्याल में हमारे जो सारी बहस है उसका इख्तिताम भी इस बात पर होता है कि हालात जो भी हों बात वक्त पर होने चाहिए, और हर जमात जो भी लड़े इस इंतखाब के अंदर उसको वक्त पूरा मिलना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हर जमात कैंपेन कर सके। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, सरबराह पिल्डैट हमारे साथ मौजूद होंगे, अहमद बिलाल महबूब साहब उनसे बात करते हैं, हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सरबराह पिल्डैट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन करवा लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बट सवाल यह हो रहा है कि एक तो ये कि अनअपोज लोग कैसे हो गए, क्या मसला क्या है। लेकिन अनअपोज तो हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले भी कि मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, जितने भी मोअज़्ज़ज़ हमारे वहाँ पर लोग हैं, दोस्त हैं, वो भी अनअपोज इलेक्ट हुए। शहबाज शरीफ साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा। तो क्या वहाँ जमहूरियत का फुकदान था या वहाँ पर भी गलती हुई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अंदर कुछ और बुनियादी गलतियां कर दी हैं इस इंतखाब के अंदर, उस पर बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि अनअप्ट हो जाना, किसी पैनल का अनअपोज इलेक्ट हो जाना, आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे तो लगता है, अगर उसमें एजुकेट कीजिएगा अगर आपको लगता है तो। लेकिन बारिंग दिस, इसके अलावा क्या मसला है इस इंतखाब के अंदर आपके नज़दीक,
और जो अब इसको ये बारे में कहा जा रहा है कि जी इसको हम चैलेंज करेंगे, चाहे वो और लोग हों, चाहे अकबर एस बाबर हों, जो कि खुद को वो अभी भी कहते हैं कि जी मैं रुकन मौजूद हूँ, मेरे पास 2 फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के भी और अदालत के भी, जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन आज भी हूँ। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है। बिला मुकाबला मुंतखब हो जाना तो बज़ाते खुद इस बात की कोई गवाही नहीं है कि कोई गलत काम हुआ है। ये बिल्कुल सही काम भी हुआ हो और फिर भी लोग मुंतखब हो जाते हैं बिला मुकाबला। लेकिन मसले कुछ एक दो और है, वो कुछ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का इशू है। हो सकता है कि मामले सारे ठीक हुए हों, लेकिन चूंकि हमें ये पता नहीं है कि उन्होंने किस लीगल फ्रेमवर्क जो कि अपनी पार्टी ने अपने लिए बनाया हुआ था, किस फ्रेमवर्क में इलेक्शन करवाया है। क्योंकि ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे वो तो 2019 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर उन्होंने उसके बाद उसको बदल दिया 2022 के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद दरमियान में 2 अमेंडमेंट्स भी आ गई, जिनमें से एक वापस ले ली, एक नहीं ली। ये सारी जो बयान है ये उस ऑर्डर के अंदर दर्ज है जो इलेक्शन कमीशन ने इनके इंतखाब को कालअदम करार देते हुए 23 नवंबर को करार दिया था। तो उसके बाद अब ये मालूम नहीं कि, लेकिन कल मैं उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो न्याजी साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात हमने जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं 2020 के उसके मुताबिक हुए हैं। तो 2020 के जो रूल्स हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मौजूद नहीं है। अच्छा, लिहाजा ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा किस बुनियाद पे ये इलेक्शन हुए हैं। हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर ये कि उन्होंने, जाहिर है जब आप इंतखाब करवाते हैं तो आप एक ऐलान करते हैं, क्योंकि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसकी इतनी बड़ी मेंबरशिप है, कुछ 40 लाख से ज्यादा मेंबर हैं इनके, तो उन तमाम मेंबर्स तक इतला भी पहुंचानी होती है कि भाई जिसने इलेक्शन लड़ना है वो इस तारीख तक रिटर्निंग अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दे। बिल्कुल ठीक। तो वो कोई ऐसी पब्लिक अनाउंसमेंट हमारे इल्म में तो नहीं आई, और उसके लिए जो टाइम था वो भी शायद 1 आध दिन का ही दिया गया था जी। तो ये चंद ऐसी बुनियादी सी बातें हैं। उसके बाद उम्मीदवारों का भी पता नहीं था कि कौन उम्मीदवार हैं, जब तक कि वो अनाउंस नहीं हो गए कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, उस वक्त तक कोई उम्मीदवारों का पता नहीं था। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक बुनियादी इशू है, और ये अगर अकबर एस बाबर साहब इसे ना भी चैलेंज करें तो ये जब इंतखाबात के नतायज जमा कराने होते हैं इलेक्शन कमीशन को 7 दिन के अंदर, जब जमा कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन उसकी लाजमी स्क्रूटनी करेगा, और उस वक्त हो सकता है ये सवालात उठें और यार मुमकिन है उसके बड़े तसल्ली बख्श जवाब दे दे पीटीआई जो कि हमारे इल्म में ना हो, और ये भी मुमकिन है कि उस मौके पे कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो कहें कि नहीं ये तो ठीक नहीं हुए। अच्छा, ये जो ये टुवर्ड्स द एंड ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है महबूब साहब, इसको डॉक्यूमेंट एक तो चलें लिख दिया कि जी ये नॉमिनेशन पेपर्स थे, या अगर कोई अनअपोज इलेक्ट हुआ है बिला मुकाबला तो इस वजह से हुआ, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है वोटिंग वगैरह का, ये भी डॉक्यूमेंट होना होता है, इसकी कोई एविडेंस चाहिए होती है इलेक्शन कमीशन को? जी हाँ बिल्कुल, ये तो इलेक्शंस एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि पूरी डिटेल, यानी किस उम्मीदवार के हक में कितने लोग जिन्होंने वोट डाले, कितने उनके खिलाफ वोट डाले, और फिर अगर ये कहीं इन पर्सन होके इकट्ठे जमा होके इलेक्ट कर रहे हो, मसलन कई पार्टियां की नेशनल काउंसिल इलेक्ट करती है, तो नेशनल काउंसिल में जो लोग आए हों उनके नाम और उनके CNIC वगैरह, ये बड़ी स्ट्रिंजेंट डिटेल्स है। आज तक इलेक्शन कमीशन ये पूछता नहीं रहा, वरना ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं जो देनी होती हैं, लेकिन माजी में नहीं देते रहे और वो काम चलता रहा। लेकिन अब अगर वो पूछना चाहें और मांगना चाहें तो कानून तो उनके साथ खड़ा है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, खास तौर पर जिस तरह उन्होंने कहा कोई चैलेंज ना भी करे और मामला जब इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा तो इलेक्शन कमीशन चंद सवालात पूछेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है कि हम उनका जवाब दे पाएंगे और सारा अमल शफाफ तरीके से हुआ। अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो फिर सवाल तो उठेंगे, और सवाल हमेशा उठते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।